ये नोवेल स्टोरी पूरी तरह काल्पनिक है और इसमें किसी कैरेक्टर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करता। कहानी अधूरी परछाई। एपिसोड 1 गुमनाम साया। कॉलेज का पहला दिन हमेशा एक अजीब सा उत्साह और घबराहट लेकर आता है। शानवी के लिए भी कुछ ऐसा ही था। वह अपने नए बैचमेट्स के बीच खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। शहर के सबसे प्रतिष्ठित सिल्वर वुड्स यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस ऊर्जा और आशा से भरा हुआ था। हरे भरे लॉन, आधुनिक इमारतें और छात्रों की चहल पहल, सब कुछ एक नई शुरुआत का प्रतीक था। शानवी अपनी सहेलियों रिया और अंजलि के साथ क्लासरूम की तरफ बढ़ रही थी। उनके हाथों में नए नोट्स और दिमाग में भविष्य के सपने थे। यार, ये इकोनॉमिक्स की क्लास तो जान निकाल लेगी, अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे, सब आसान हो जाएगा अगर लेक्चरर अच्छा हो, रिया ने जवाब दिया। शानवी मुस्कुराई। उसकी नजरें कॉरिडोर में घूम रही थीं, जब उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो एक कोने में खड़ा था, अपने फोन पर कुछ पढ़ रहा था। वह कॉलेज के बाकी लड़कों से एकदम अलग था। उसकी चाल में एक अजीब सी गरिमा थी, जैसे वह अपने आसपास के शोर से बेपरवाह हो। उसके कपड़े सादे लेकिन महंगे लग रहे थे और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। ये लड़का था कबीर। कबीर, उसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। वह शायद ही कभी किसी से बात करता था, न किसी ग्रुप का हिस्सा था, न किसी भी सामाजिक गतिविधि में शामिल होता। वह हमेशा अपनी दुनिया में ही खोया रहता था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि शानवी को लगा जैसे उनमें कोई सदियों पुराना राज छिपा हो। उसे याद आया, सीनियर्स ने बताया था कि वह शहर के बाहरी छोर पर किसी घने जंगल के बीच बनी एक पुरानी हवेली में रहता है। एक ऐसी हवेली जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था और जिसके बारे में अनगिनत अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि वह बहुत अमीर है, पर उसकी जिंदगी बेहद रहस्यमयी थी। कबीर ने अपना फोन जेब में रखा और क्लास की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक खामोश गति थी, जैसे वह जमीन पर नहीं, हवा में चल रहा हो। उसने एक पल के लिए भी किसी की तरफ नहीं देखा, उसकी आंखें लक्ष्य पर टिकी थीं। शानवी उसे देखती रह गई। कॉलेज में हर कोई दोस्त बनाने और घुलने मिलने में लगा था, लेकिन कबीर ने खुद को सबसे अलग कर रखा था। वह एक अदृश्य दीवार के पीछे छिपा हुआ था, जहां किसी की पहुंच नहीं थी। अदिति, जल्दी कर, इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू होने वाली है, रिया ने शानवी का हाथ खींचते हुए कहा। शानवी ने एक आखिरी नजर कबीर पर डाली, जो अब क्लासरूम के अंदर जा चुका था। उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वह लड़का कौन था? वह इतना शांत क्यों रहता था? और उसकी आंखों में वह उदासी कैसी थी? वह जानती थी कि उसे इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कबीर तो किसी से बात भी नहीं करता था। क्लासरूम में शानवी ने अपनी जगह ली। उसकी बेंच के ठीक पीछे वाली लाइन में कबीर आकर बैठ गया। उसकी मौजूदगी कमरे में एक अलग ही ऊर्जा भर रही थी, एक शांत, रहस्यमय ऊर्जा। शानवी को अपनी पीठ पर उसकी निगाहों का भार महसूस हुआ, या शायद ये बस उसकी कल्पना थी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कबीर अपनी किताब में खोया हुआ था, उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें उसे एक अज्ञात दुनिया का प्रवेश द्वार लग रही थीं। क्लास शुरू हो गई। लेक्चरर ने इकोनॉमिक्स की बुनियादी बातों पर लेक्चर देना शुरू किया। शानवी ने अपने नोट्स पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में कबीर का शांत चेहरा और उसकी रहस्यमयी आंखें घूम रही थीं। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे सफर की जहां सादगी और रहस्य मिलेंगे, जहां प्यार और डर एक साथ होंगे। वह नहीं जानती थी कि यह गुमनाम साया, जिसका नाम कबीर था, उसकी जिंदगी को किस तरह बदलने वाला था। एपिसोड 2 खामोशी की जुबान। इकोनॉमिक्स की क्लास खत्म हो चुकी थी, लेकिन शानवी का मन अभी भी उसी जगह अटका था जहां कबीर बैठा था। उसने लेक्चर में क्या पढ़ाया गया, इस पर कम और कबीर की खामोश मौजूदगी पर ज्यादा ध्यान दिया था। उसे याद नहीं आया कि कबीर ने एक भी बार अपनी किताब से नजरें हटाई हों, या लेक्चरर की किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया दी हो। वह एक स्थिर, शांत झील की तरह था, जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। अगले कुछ दिनों तक शानवी ने अनजाने में कबीर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। कॉलेज के विशाल कैंपस में कबीर को ढूंढना मुश्किल नहीं था। वह या तो लाइब्रेरी के सबसे दूर वाले कोने में बैठा होता, या कॉलेज के पिछले हिस्से में मौजूद पुराने, सुनसान बगीचे में, जहां कोई नहीं जाता था। वह हमेशा अकेला होता, मानो उसने दुनिया से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया हो। उसकी ये दूरी शानवी को और ज्यादा आकर्षित कर रही थी। ऐसा नहीं था कि शानवी किसी रहस्यमयी लड़के के पीछे पड़ी थी, उसे बस उसकी बेफिक्री और खुद में खोए रहने का अंदाज पसंद आ रहा था। वह इतना अलग था कि उसे समझना एक पहेली सुलझाने जैसा लग रहा था। एक दिन शानवी और उसकी सहेलियां रिया और अंजलि लाइब्रेरी में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थीं। लाइब्रेरी में हमेशा की तरह खामोशी थी, सिर्फ किताबों के पन्ने पलटने और कीबोर्ड पर उंगलियां चलने की आवाजें आ रही थीं।
शानवी एक रिसर्च बुक ढूंढ रही थी जब उसकी नज़र एक ऊंची शेल्फ पर अटकी जहां उसकी जरूरत की किताब रखी थी। वह थोड़ी छोटी थी और किताब तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसने उछलकर देखने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। तभी उसके पीछे एक लंबा साया आया। बिना किसी आवाज के, बिना कोई शब्द कहे, एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा और आसानी से उस किताब को नीचे उतार लिया। शानवी ने चौंक कर देखा। ये कबीर था। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं और उसकी त्वचा बर्फ सी ठंडी लग रही थी। हालांकि यह बस एक पल का एहसास था। उसने किताब उसे पकड़ा दी। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक अस्पष्ट भाव आया और फिर वह बिना कुछ कहे मुड़ा और लाइब्रेरी के दूसरे छोर पर चला गया। उसकी चाल में वही खामोश फुर्ती थी। शानवी अवाक रह गई। ये पहली बार था जब कबीर उसके इतने करीब आया था और पहली बार उसने उसकी मदद की थी। उसके हाथ में किताब थी लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं बल्कि उस खामोश मुलाकात पर था। कबीर ने एक शब्द भी नहीं बोला था, फिर भी उसकी मदद एक अनकहे एहसास से भरी थी। अरे वाह, कबीर ने तेरी हेल्प की, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे तो मैंने आज तक किसी से बात करते नहीं देखा। शानवी ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। कबीर की खामोशी में एक ऐसी जुबान थी जिसे वह समझने लगी थी। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर उनके बीच खींचने वाली किसी अनदेखी डोर की शुरुआत। उस रात जब कबीर अपनी पुरानी विशाल हवेली में वापस लौटा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपनी लाइब्रेरी में बैठा था। सैकड़ों सालों पुरानी किताबें उसके चारों ओर थीं। उसका ध्यान उन किताबों पर नहीं था। उसकी आंखों के सामने शानवी का मुस्कुराता चेहरा था। उसकी आंखों में वह मासूमियत थी जो उसने सदियों से किसी इंसान में नहीं देखी थी। उसने एक गहरी सांस ली जो एक पिशाच के लिए सामान्य नहीं थी। उसे पता था कि इंसानों से दूर रहना उसके और उनके लिए बेहतर है। लेकिन शानवी उसके लिए एक अजीब सा आकर्षण बनती जा रही थी। एक ऐसा आकर्षण जिससे उसे दूर रहना चाहिए था, पर वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। एपिसोड 3, अदृश्य बंधन। कबीर द्वारा किताब वापस करने की घटना के बाद शानवी के मन में उसके लिए जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। वह अब उसे केवल एक रहस्यमयी लड़का नहीं मानती थी, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खामोश इशारों में भी एक अलग ही कहानी छिपी थी। अगले कुछ हफ्तों में कॉलेज का माहौल अपनी गति पकड़ चुका था। असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन और ग्रुप प्रोजेक्ट्स में सभी व्यस्त थे। और इसी व्यस्तता के बीच शानवी और कबीर के रास्ते अनजाने में कई बार टकराने लगे। वे दोनों एक ही बैच में थे, इसलिए उनकी कई क्लासेस एक साथ थीं। इकोनॉमिक्स की क्लास में कबीर शानवी के ठीक पीछे बैठता था। कभी लेक्चर के दौरान शानवी की पेंसिल गिर जाती और कबीर उसे उठाकर बिना एक शब्द कहे उसकी डेस्क पर रख देता। कभी लाइब्रेरी में वे दोनों इत्तेफाक से एक ही सेक्शन में मिल जाते और शानवी को महसूस होता कि कबीर की निगाहें पल भर के लिए उस पर ठहरती हैं, फिर वापस अपनी किताबों में खो जाती हैं। कबीर अभी भी किसी से बात नहीं करता था, लेकिन शानवी को लगने लगा था कि उसकी खामोशी अब पहले जैसी बोझिल नहीं रही। उसमें एक अजीब सी सहजता आ गई थी, कम से कम उसके लिए। एक शाम कॉलेज कैंपस में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। पूरा कैंपस रोशनी से जगमगा रहा था और छात्र अलग अलग जगहों पर अभ्यास कर रहे थे। शानवी अपनी सहेलियों के साथ ऑडिटोरियम के पीछे वाले हिस्से में बैठी थी, अपनी स्क्रिप्ट पर काम करते हुए। तभी उसने देखा कि एक युवा छात्र, जो शायद स्टेज क्रू का हिस्सा था, ऑडिटोरियम के एक अंधेरे कोने में झांक रहा था, जहां पुरानी साज सज्जा का सामान पड़ा था। यार, यहां कोई आवाज आए, लड़के ने अपने साथी से फुसफुसाते हुए कहा। जैसे किसी ने कुछ गिराया हो। शानवी ने भी सुना था, एक हल्की सी आहट जो हवा में घुल गई थी। तभी उस अंधेरे कोने से कबीर निकला। वह सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके कपड़ों पर धूल का एक छोटा सा धब्बा था, जैसे वह अभी अभी कहीं से गिरा हो। उसकी आंखें एक पल के लिए उस छात्र पर टिकी। छात्र ने कबीर को देखा। उसकी आंखों में पहचान की एक चमक आई, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, कुछ अजीब सा। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी चमक उभरी जो किसी भी इंसान की आंखों में नहीं हो सकती थी। यह इतना क्षणिक था कि किसी को शायद ही नजर आता। छात्र की आंखों में आई चमक धीरे धीरे बुझ गई। उसकी भौहें तन गईं, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असफल रहा। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। लगता है हवा थी, छात्र ने फिर कहा और कबीर को एक उदासीन नजर से देखते हुए अपने काम पर वापस लौट गया। कबीर ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस शांत भाव से अपनी राह ली और कैंपस से बाहर निकल गया। शानवी ने ये सब दूर से देखा था। उसे लगा जैसे उसने कुछ अजीब देखा है, लेकिन वह समझ नहीं पाई क्या। वह छात्र कुछ देर के लिए भ्रमित लग रहा था, फिर सब भूल गया। रात गहरी हो चुकी थी जब कबीर अपनी एकांत हवेली में वापस आया। उसकी बड़ी प्राचीन लाइब्रेरी में उसने एक पुरानी किताब उठाई।
उसके मन में आज की घटना चल रही थी। उस छात्र ने लगभग देख लिया था उसके असाधारण पलटाव को, जब वह अनजाने में एक ऊंचे शेल्फ से गिरा हुआ था। एक छोटी सी चूक और उसकी हकीकत सामने आ सकती थी। लेकिन उसने उस पल छात्र की यादें मिटा दी थी, उस पल की जब उसने कुछ असामान्य देखा था। अपनी क्षमताओं का उपयोग करना उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक था, खासकर जब वह इंसानों के बीच रहता हो। कबीर अपनी बालकनी में आया और रात के शांत जंगल को देखने लगा। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। उसने शानवी का चेहरा याद किया, उसकी बेफिक्री, उसकी हंसी और उसकी वह मासूमियत जो उसे इंसानी दुनिया से जोड़े रखती थी। वह जानता था कि उसे दूर रहना चाहिए, लेकिन जितना वह दूर रहने की कोशिश करता, उतना ही शानवी उसके विचारों में गहराई से उतरती जाती। यह उसके लिए एक नया, अनजान अनुभव था। क्या वह उसे अपने करीब आने दे रहा था, या ये सब एक खतरनाक खेल था? उपन्यास अधूरी परछाई, एपिसोड 4, तारों भरी रात। कॉलेज का सालाना सांस्कृतिक उत्सव, एनुअल कल्चरल फेस्ट, नजदीक आ रहा था। पूरे कैंपस में एक नई ऊर्जा थी। छात्र अपने अपने विभागों के लिए स्टॉल लगा रहे थे, स्टेज पर रिहर्सल चल रही थी, और हर कोई इनवर्स नाम के इस बड़े इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शानवी, जो कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी का हिस्सा थी, एक नुक्कड़ नाटक की तैयारी में व्यस्त थी। उसके दिन और रातें स्क्रिप्ट याद करने, डायलॉग बोलने और स्टेज परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में बीत रही थी। एक शाम, जब शानवी देर तक ऑडिटोरियम में अभ्यास कर रही थी, तो उसने देखा कि ऑडिटोरियम के पिछले दरवाजे से कबीर अंदर आया। वह हमेशा की तरह शांत था, उसकी चाल में वही सहजता और आंखों में वही गहराई थी। शानवी को हैरानी हुई। कबीर जैसा लड़का, जो हर चीज से खुद को दूर रखता था, वह यहाँ क्या कर रहा था? कबीर धीरे से सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। उसकी नजरें सीधे स्टेज पर टिकी थी, जहां कुछ छात्र नृत्य का अभ्यास कर रहे थे। शानवी को लगा जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो, या बस समय बिताने आया हो। पर कुछ तो था जो उसे यहाँ खींच लाया था। अभ्यास के बीच में, नाटक की एक प्रॉप सामान टूट गई। शानवी और उसकी टीम परेशान हो गई, क्योंकि वह प्रॉप उनके नाटक के लिए बहुत जरूरी थी। अब क्या होगा? अंजलि ने कहा, ये कहाँ मिलेगी इतनी जल्दी? कबीर ने अचानक अपनी सीट से उठकर उस टूटी हुई प्रॉप को उठाया। उसने उसे देखा, और फिर अपने हाथों से कुछ एडजस्ट करने लगा। शानवी और बाकी सब उसे हैरानी से देख रहे थे। कुछ ही पलों में, उसने प्रॉप को इस तरह जोड़ दिया, जैसे वह कभी टूटी ही न हो। उसकी उंगलियों में एक अजीब सी दक्षता थी। उसने बिना कुछ कहे प्रॉप को वहीं रख दिया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शानवी उसके पास गई। कबीर, तुमने। शुक्रिया। कबीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ बदला, जैसे कोई गहरी भावना उभरी हो, फिर दब गई। उसने बस एक हल्का सा सिर हिलाया, और फिर अपनी नजरें फिर से स्टेज पर टिका दी। शानवी को लगा जैसे उनकी आंखों ने ही बहुत कुछ कह दिया हो। उसकी खामोशी अब उसे समझ आने लगी थी। वह एक ऐसा बंधन था जो शब्दों से परे था। कल्चरल फेस्ट का दिन आ गया। पूरा कैंपस रोशनी और उत्साह से सराबोर था। शानवी और उसकी टीम अपने नाटक की प्रस्तुति के लिए तैयार थी। तभी उसने देखा कि भीड़ के बीच से एक नया चेहरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। यह एक लड़का था, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन हाल ही में विदेश से आया था और उसने इसी कॉलेज में दाखिला लिया था। वह स्मार्ट, आत्मविश्वास से भरा और थोड़ा घमंडी भी लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी चीज की तलाश में हो। तुम शानवी हो, है ना? मैंने तुम्हारा नाटक का पोस्टर देखा। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। आर्यन ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो शानवी को थोड़ा असहज कर गया। शानवी ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसे लगा ये सिर्फ आत्मविश्वास है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आर्यन की नजरें सिर्फ उस पर नहीं थीं। जब शानवी का नाटक चल रहा था और दर्शक उसकी परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध थे, तब कबीर ऑडिटोरियम के पीछे वाले हिस्से में खड़ा था। उसकी आंखें केवल शानवी पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो उसने शायद ही कभी किसी के लिए दिखाई हो। वह शानवी के अंदर की उस चिंगारी को महसूस कर सकता था, जो उसकी अपनी सदियों पुरानी जिंदगी में कभी नहीं थी। लेकिन तभी, कबीर की नजरें भीड़ में घूम रही थीं, और उसकी आंखें अचानक एक बिंदु पर ठहर गईं। उसने आर्यन को देखा। आर्यन भी कबीर की तरफ देख रहा था। उनकी निगाहें मिली, और उस पल में कबीर को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। आर्यन की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे जाना पहचाना लगा, लेकिन फिर भी वह उसे पूरी तरह पहचान नहीं पाया। एक ऐसी अस्पष्ट शक्ति थी, जो आर्यन के अंदर छिपी हुई थी। कबीर के माथे पर एक हल्की सी सिकन आई। ये कौन था, और उसकी आंखें इतनी अजीब क्यों लग रही थीं? उपन्यास अधूरी परछाई, एपिसोड 5, एक नई परछाई। सांस्कृतिक उत्सव की खुमारी अभी भी कॉलेज कैंपस पर छाई हुई थी।
शानवी के नाटक को काफी सराहा गया था और वह अपनी टीम के साथ इस सफलता का जश्न मना रही थी। दिन आम कॉलेज के दिनों की तरह ही बीत रहे थे, पर शानवी को महसूस हो रहा था कि अब कुछ बदल गया है। कबीर की उपस्थिति अब उसे उतनी रहस्यमय नहीं लगती थी जितनी पहले लगती थी। उसकी खामोशी में भी अब उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। अगले ही दिन क्लासरूम के बाहर शानवी को आर्यन फिर मिला। वह एक आसान मुस्कान के साथ उसके पास आया। तुम्हारा नाटक शानदार था, शानवी। मैंने सुना है तुम ड्रामा सोसाइटी में काफी एक्टिव हो। मुझे भी थिएटर का शौक है। शानवी को आर्यन थोड़ा ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरा लगा। शुक्रिया, आर्यन। हाँ, मुझे नाटक पसंद है। तो शायद हम साथ मिलकर कुछ कर सकें, आर्यन ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कॉलेज में नया हूँ, कोई दोस्त भी नहीं है। उसकी बात में एक अजीब सा दबाव था। उसी पल कबीर वहां से गुजरा। उसकी नजरें आर्यन और शानवी पर टिकीं। शानवी ने देखा कि कबीर की आंखों में एक पल के लिए कुछ बदला, जैसे कोई चेतावनी हो। कबीर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, लेकिन शानवी को लगा जैसे उसने अपनी खामोशी से कुछ कह दिया हो। आर्यन ने कबीर को जाते हुए देखा और उसकी मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने शानवी के करीब आने की पूरी कोशिश की। वह उसे लंच पर बुलाता, लाइब्रेरी में उसके पास आकर बैठ जाता और कॉलेज इवेंट्स में साथ रहने के बहाने ढूंढता। शानवी को वह थोड़ा अटपटा लगता, लेकिन वह उसे नाखुश भी नहीं करना चाहती थी। आर्यन की बातों में एक अजीब सी तीव्रता थी, जैसे वह हर चीज पर अपना अधिकार जमाना चाहता हो। कबीर यह सब चुपचाप देख रहा था। उसे आर्यन की हरकतें पसंद नहीं आ रही थीं। आर्यन की आंखों में वह चमक, उसकी अजीब सी मुस्कान और उसका शानवी के प्रति बढ़ता रुझान कबीर को बेचैन कर रहा था। कबीर को लगने लगा कि आर्यन सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं है। उसकी अंदरूनी भावनाएं उसे कुछ और बता रही थीं। एक रात अपनी हवेली में कबीर आर्यन के बारे में गहराई से सोचने लगा। उसकी सदियों पुरानी याददाश्त और पिशाचों की दुनिया के ज्ञान ने उसे बताया कि आर्यन सामान्य नहीं हो सकता। उसकी ऊर्जा, उसकी चाल में वह सूक्ष्म बदलाव, सब कुछ उसे एक ही बात की ओर इशारा कर रहा था। कबीर ने अपनी हवेली की सबसे पुरानी लाइब्रेरी के एक गुप्त हिस्से में प्रवेश किया, जहां दुर्लभ और प्राचीन ग्रंथ रखे थे। उसने एक ऐसी किताब निकाली जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। यह उन जीवों के बारे में थी जो रात के अंधेरे में इंसानों के बीच छिपकर रहते हैं और जिनकी शक्तियां पिशाचों से मिलती जुलती थीं, पर कहीं ज्यादा प्राचीन और घातक। कबीर ने आर्यन के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। उसने अपने कुछ पुराने संपर्कों का उपयोग किया, जो सदियों से इंसानी दुनिया के बीच उसकी आंखों और कान बने हुए थे। उन्हें गुप्त रूप से आर्यन के अतीत और उसकी पृष्ठभूमि की पड़ताल करने को कहा गया। अगली सुबह कबीर को एक ईमेल मिला। उसमें आर्यन के बारे में कुछ शुरुआती जानकारी थी। कबीर ने जैसे ही वह ईमेल खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आर्यन का पूरा नाम आर्यन विक्रम सिंह था और उसका परिवार सदियों पहले उन प्राचीन रक्तपिपासु वंशों में से एक था जो पिशाचों के भी दुश्मन माने जाते थे। वे सिर्फ रक्त पर नहीं जीते थे, बल्कि वे इंसानी इच्छाशक्ति और आत्मा का भी उपभोग करते थे। उनकी शक्ति उन्हें इंसानों के बीच आसानी से घुल मिल जाने में मदद करती थी और वे अपना असली रूप किसी के सामने नहीं आने देते थे। ईमेल में एक और चौंकाने वाली जानकारी थी। आर्यन के परिवार का इतिहास उस प्राचीन अंधेरे पंथ से जुड़ा था जिसने सदियों पहले कबीर के ही परिवार को तबाह करने की कोशिश की थी। आर्यन यहाँ किसी मकसद से आया था। उसका शानवी के प्रति आकर्षण सिर्फ एक बहाना हो सकता था, या शायद शानवी ही उसका असली निशाना थी। कबीर ने अपनी मुट्ठी कस ली। शानवी खतरे में थी, और सबसे बुरी बात यह थी कि आर्यन एक ऐसा दुश्मन था जिससे निपटने के लिए उसे अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना पड़ सकता था, बिना अपनी पहचान उजागर किए। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था, खासकर तब जब वह इतने सालों से शांति से रह रहा था। उपन्यास अधूरी परछाई, एपिसोड 6, घेराबंदी। कबीर के लिए आर्यन अब सिर्फ एक नया छात्र नहीं था, बल्कि एक गंभीर खतरा था। उसकी प्राचीन रक्तपिपासु वंश से संबंध की जानकारी ने कबीर की सदियों पुरानी शांति भंग कर दी थी। वह जानता था कि आर्यन यहाँ किसी बड़े मकसद से आया है, और शानवी ही शायद उसका मोहरा है। अब हर पल कबीर की नजरें आर्यन और शानवी पर थीं। एक अदृश्य रक्षक की तरह वह शानवी को सुरक्षित रखना चाहता था। आर्यन ने अपनी चालें तेज कर दी थीं। वह अब शानवी के हर ग्रुप में घुसने की कोशिश करता, उसके दोस्तों रिया और अंजलि से भी दोस्ती बढ़ाने लगा, ताकि शानवी को अपने शिकंजे में ले सके। वह शानवी के हर छोटे बड़े काम में उसकी मदद करने का बहाना ढूंढता। एक दिन जब शानवी कैंटीन में बैठी थी, तो आर्यन उसके पास आया और उसे एक महंगी घड़ी दिखाते हुए बोला, यह मेरे पास थी, मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था, और शानवी को पल भर के लिए लगा जैसे उसे वह घड़ी ले लेनी चाहिए, हालांकि उसे उसकी जरूरत नहीं थी।
ठीक उसी पल कबीर कैंटीन के दरवाजे पर खड़ा था। उसने आर्यन की आंखों में वह सूक्ष्म चमक देखी जो उसके वंश की खासियत थी, दूसरों की इच्छाशक्ति को प्रभावित करने की शक्ति। कबीर ने बिना कुछ कहे आर्यन की तरफ एक गहरी, चेतावनी भरी नजर डाली। उसकी आंखों में एक पल के लिए ऐसी चमक आई जो किसी साधारण इंसान की आंखों में नहीं हो सकती थी। आर्यन ने उस चमक को पकड़ा। उसकी मुस्कान एक पल के लिए जमी और उसने धीरे से घड़ी वापस अपनी जेब में रख ली। नहीं, शायद ये तुम्हें ही मुबारक हो, आर्यन ने शानवी से कहा। उसकी आवाज में अब वह सम्मोहन नहीं था। शानवी ने राहत की सांस ली। शुक्रिया आर्यन, मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं थी। उसे अजीब लगा कि आर्यन ने इतनी आसानी से बात मान ली। जैसे जैसे दिन बीतते गए आर्यन की साफ दिलचस्पी शानवी में दिखने लगी। वह उसे कॉलेज के बाद रोकने की कोशिश करता, उसे घर छोड़ने की पेशकश करता। शानवी धीरे धीरे असहज होने लगी थी, लेकिन वह उसे खुले तौर पर मना नहीं कर पा रही थी। आर्यन की बातों में एक अजीब सा दबाव था जिसे समझना मुश्किल था। एक शाम कॉलेज की लाइब्रेरी में देर हो गई थी। शानवी अपने प्रोजेक्ट में मगन थी और उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। जब उसने अपनी घड़ी देखी तो पता चला कि लाइब्रेरी बंद होने वाली है। वह हड़बड़ाकर अपनी किताबें समेटने लगी। तभी आर्यन उसके पास आया। शानवी, तुम्हें देर हो गई। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में वही अजीब सा सम्मोहन था। शानवी हिचकिचाई। नहीं, शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। यहाँ से टैक्सी या ऑटो मिलना मुश्किल होगा। अंधेरा भी हो रहा है, आर्यन ने थोड़ा जोर देते हुए कहा और उसके हाथ धीरे से शानवी के कंधे की तरफ बढ़े। शानवी को उस स्पर्श से एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे उसकी ऊर्जा खींची जा रही हो। उसे लगा जैसे उसकी इच्छाशक्ति कमजोर पड़ रही है और वह हाँ कहने वाली है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लाइब्रेरी की एक भारी किताब जो शेल्फ के किनारे पर रखी थी, जोर से नीचे गिरी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आर्यन भी चौंक गया और उसका हाथ शानवी के कंधे से हट गया। कबीर, जो कुछ ही पल पहले तक लाइब्रेरी के दूसरे कोने में अदृश्य सा खड़ा था, अब उस गिरी हुई किताब के पास खड़ा था। उसकी नजरें आर्यन पर टिकी थीं। आर्यन की आंखों में गुस्सा और झुंझलाहट थी। लगता है किसी को मेरी मदद नहीं चाहिए, आर्यन ने कबीर को देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक छिपी हुई धमकी थी। फिर वह शानवी से बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। आर्यन गुस्से में लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। शानवी ने कबीर की तरफ देखा, जिसने बिना कुछ कहे किताब उठाई और उसे वापस शेल्फ पर रख दिया। उसकी खामोशी में एक अजीब सी सुरक्षा थी। शुक्रिया कबीर, शानवी ने कहा। तुम हमेशा सही समय पर आ जाते हो। कबीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी गहरी आंखों में एक पल के लिए वह भावना उभरी जिसे शानवी अब पहचानने लगी थी, एक चिंता, एक जुड़ाव। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और फिर बिना एक शब्द कहे शानवी के पीछे पीछे लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। उसे घर तक सुरक्षित पहुंचते हुए देखना चाहता था। लेकिन उस रात कबीर अपनी हवेली के अंधेरे में खड़ा था। आर्यन का सामना करना उसके लिए आसान नहीं था। आर्यन को उसकी असली पहचान के बारे में शक होने लगा था, या शायद वह पहले से ही जानता था। कहीं दूर शहर की एक शानदार पेंटहाउस में आर्यन ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े एक ग्लास को तोड़ दिया। वह पिशाच, उसने मेरी शक्ति को पहचाना, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शानवी मेरी होगी और उसके जरिए मुझे वह मिलेगा जिसकी मुझे तलाश है। एपिसोड 7 जाल। आर्यन की मंशा अब साफ हो चुकी थी। कबीर जानता था कि आर्यन सिर्फ शानवी को नहीं चाहता, बल्कि उसके जरिए वह किसी गहरी काली शक्ति तक पहुंचना चाहता था। आर्यन का वंश आत्माओं का उपभोग करता था और शानवी की मासूमियत और पवित्रता शायद उसके लिए एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती थी। कबीर को शानवी की सुरक्षा के लिए अब और ज्यादा सतर्क रहना पड़ा। आर्यन ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। उसने कॉलेज के नए ड्रामा सोसाइटी के सदस्यों के लिए एक देर रात का वर्कशॉप आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें फोकस और एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उसका लक्ष्य साफ था, कबीर को ऐसी स्थिति में लाना जहां उसकी असली पहचान उजागर हो जाए। आधी रात का अंधेरा, जहां कबीर की ताकत सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन जहां इंसानों की मौजूदगी में उसकी रहस्यमयता बनाए रखना सबसे मुश्किल होता था। शानवी, जो हमेशा उत्साह से भरी रहती थी, ने इस वर्कशॉप में शामिल होने का फैसला किया। ये हमारी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होगा, उसने रिया और अंजलि से कहा। कबीर को ये पता चला तो उसके अंदर एक गहरी बेचैनी पैदा हुई। उसे पता था कि यह आर्यन का बिछाया हुआ जाल है और शानवी उसमें फंसने वाली थी। वह उसे सीधे मना नहीं कर सकता था, क्योंकि शानवी को कुछ भी अजीब नहीं लगना चाहिए था। वर्कशॉप का दिन आ गया। रात गहरा रही थी और कॉलेज का ऑडिटोरियम शांत और सुनसान था। कुछ गिने चुने छात्र ही वहां मौजूद थे, जिनमें शानवी और उसकी सहेलियां भी थीं।
कबीर हमेशा की तरह एक कोने में बैठा था, उसकी आंखें आर्यन की हर हरकत पर थीं। आर्यन एक खेल खेल रहा था जिसमें छात्रों को अंधेरे में अपनी एकाग्रता का परीक्षण करना था। अब हम एक ट्रस्ट वॉक करेंगे, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और आपको सिर्फ अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना होगा। उसने जानबूझकर ऑडिटोरियम की सभी बत्तियां बंद करवा दी, जिससे वहां घना अंधेरा छा गया। ये कबीर के लिए सबसे घातक स्थिति थी। अंधेरे में उसकी पिशाची इंद्रियां तीव्र हो जाती थीं, जिससे वह हर सूक्ष्म हलचल को पहचान सकता था, लेकिन वहीं उसकी आंखों की लालिमा भी शायद देखी जा सकती थी। जब शान्वी की आंखों पर पट्टी बंधी, तो उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे आर्यन की आवाज में कुछ ऐसा लगा जो उसे असहज कर रहा था। तभी उसने अपने पास एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। ये कबीर था, जो बिना आवाज किए उसके पास आकर खड़ा हो गया था। अब अपने पार्टनर का हाथ पकड़ो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, आर्यन की आवाज गूंजी। उसने जानबूझकर शान्वी और एक अन्य छात्र को एक ऐसे रास्ते पर धकेला, जहां एक छोटा सा मंच था और फिर उसके बाद एक गहरी सीढ़ी। यह एक ऐसा जाल था जहां गिरने की पूरी संभावना थी। जैसे ही शान्वी ने उस सीढ़ी की तरफ अपना पैर बढ़ाया, कबीर ने बिजली की तेजी से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़ ली। शान्वी को लगा जैसे किसी ने उसे जोर से पीछे खींचा हो। उसी पल पास के एक छात्र की आंखों से पट्टी खुली और उसने अंधेरे में कबीर की आंखों की हल्की सी चमक देखी, जो उसकी अलौकिक गति के कारण क्षण भर के लिए दिखी थी। यह क्या था? छात्र ने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आवाज में डर और हैरानी थी। कबीर ने उसी पल अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया। छात्र की आंखों में एक पल के लिए एक खालीपन आया और फिर वह अपनी पट्टी को फिर से कसते हुए ये सब एक भ्रम मानकर मुस्कुराने लगा। कबीर ने उसकी यादें उस पल के लिए मिटा दी थीं। आर्यन ने ये सब देखा था। उसकी मुस्कान एक विकृत रूप ले गई। उसने जानबूझकर एक भारी प्रॉप को सीढ़ी के पास धकेला, ताकि वह जोर से गिरे और कबीर को प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करे। प्रॉप नीचे गिरी और एक जोरदार आवाज हुई। कबीर ने शान्वी को बचाने के लिए उसे अपनी बाहों में खींच लिया और दोनों अंधेरे में जमीन पर गिर पड़े। लाइट्स अचानक जल उठी। आर्यन ने नाटक करने का ढोंग किया। अरे, सब ठीक तो हो? ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था। शान्वी कबीर की बाहों में थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कबीर का चेहरा उसके इतने करीब था कि वह उसकी सांसों की ठंडक महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें अभी भी गहरी और रहस्यमय थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी चिंता थी जो शान्वी ने पहले कभी नहीं देखी थी। आर्यन वहां खड़ा था, उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने कबीर को देखा और उसके होठों पर एक खामोश मुस्कान थी। तो तुम आखिरकार बाहर आ ही गए, पिशाच। कबीर को एहसास हुआ कि आर्यन को उसके बारे में सब कुछ पता है। ये लड़ाई अब सिर्फ अपनी पहचान बचाने की नहीं थी, बल्कि शान्वी की जिंदगी बचाने की थी। आर्यन की नजरें शान्वी पर टिकी थीं, जैसे वह एक स्वादिष्ट शिकार हो। कबीर जानता था कि अब उसे और ज्यादा खतरनाक कदम उठाने होंगे। एपिसोड 8, रात का खेल। ऑडिटोरियम में लाइट्स जलने के बाद का माहौल तनाव से भरा था। शान्वी कबीर की बाहों में थी, उसके दिल की धड़कनें तेजी से दौड़ रही थीं। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसमें जीत और चुनौती दोनों साफ दिख रही थीं। क्या हुआ शान्वी, तुम ठीक हो? आर्यन ने नाटक करते हुए पूछा, उसके चेहरे पर नकली चिंता थी। कबीर ने शान्वी को धीरे से अपने से अलग किया। उसकी आंखें सीधे आर्यन पर टिकी थीं, उनमें एक ऐसी चेतावनी थी जो आर्यन को भी समझ आ गई। कबीर जानता था कि अब छिपाने का कोई मतलब नहीं। आर्यन को उसकी सच्चाई का अंदाजा हो चुका था। हम ठीक हैं। कबीर ने पहली बार आर्यन से सीधे बात की, उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी। ये खेल अब बंद करो, आर्यन। आर्यन जोर से हंसा। खेल? ये तो अभी शुरू हुआ है, कबीर। मुझे पता है तुम कौन हो और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये भी तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उसकी नजरें शान्वी पर टिकी और एक पल के लिए शान्वी को लगा जैसे उसकी आंखों में कोई काली, भयानक छाया घूम रही हो। शान्वी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कबीर और आर्यन के बीच एक ऐसी दुश्मनी थी। और कबीर ने आर्यन से ऐसा क्यों कहा? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? शान्वी ने पूछा, उसकी आवाज में घबराहट थी। कुछ नहीं, शान्वी, कबीर ने कहा, उसकी आवाज अब शांत थी, बस कुछ पुरानी बातें। उसने शान्वी की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। आर्यन ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कुछ बहुत पुरानी बातें। और अब मैं तुम्हें कुछ नया दिखाने वाला हूँ। अचानक ऑडिटोरियम की बत्तियां फिर से झपकी और पूरी तरह बुझ गईं। इस बार यह आर्यन की चाल थी। घने अंधेरे में कबीर की इंद्रियां तीव्र हो गईं। उसने आर्यन की ऊर्जा को महसूस किया। वह सिर्फ एक प्राचीन रक्तपिपासु नहीं था, बल्कि उसके पास कुछ और भी था। एक ऐसी शक्ति जो इंसानों की आत्माओं को प्रभावित कर सकती थी।
कबीर ने शानवी का हाथ पकड़ा, उसकी त्वचा ठंडी थी, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। भागो, शानवी, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी तेजी थी। यहाँ से निकलो। लेकिन इससे पहले कि शानवी कुछ समझ पाती, आर्यन की आवाज ऑडिटोरियम में गूंजी, कहीं नहीं, शानवी, तुम अब मेरे हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था, जो सीधे शानवी के दिमाग पर असर कर रहा था। शानवी को लगा जैसे उसके पैर भारी हो रहे हैं, और वह हिल नहीं पा रही है। कबीर ने अपनी सारी शक्ति केंद्रित की। उसने आर्यन की मानसिक शक्ति को तोड़ने की कोशिश की। अंधेरे में दो अदृश्य शक्तियां आपस में टकरा रही थीं। कबीर की आंखों से एक हल्की सी लाल चमक निकली, और उसने आर्यन की तरफ एक अदृश्य ऊर्जा का वार किया। आर्यन चीखा, उसकी आवाज में दर्द था। तुमने अपनी पहचान उजागर कर दी, पिशाच। आर्यन ने कहा, उसकी आवाज में गुस्सा था। अब तुम शानवी को नहीं बचा पाओगे। तभी ऑडिटोरियम के दरवाजे पर कुछ गार्ड्स की आवाजें सुनाई दी, जो लाइट्स बंद होने की वजह से आए थे। आर्यन को पता था कि उसे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। उसने एक आखिरी बार कबीर को देखा, उसकी आंखों में एक गहरी धमकी थी, और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। लाइट्स वापस जल उठी। शानवी अभी भी कबीर का हाथ पकड़े खड़ी थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कबीर का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। उसने शानवी को देखा, और उसे एहसास हुआ कि शानवी ने कुछ तो देखा है, कुछ ऐसा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कबीर, तुम्हारी आंखें, शानवी ने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आवाज में डर और हैरानी थी। कबीर जानता था कि उसे अब क्या करना है। उसे शानवी की यादें मिटानी होंगी, उस भयानक पल की, जब उसने उसकी असली पहचान की झलक देखी थी। यह उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह शानवी के साथ एक सच्चा रिश्ता चाहता था, बिना किसी झूठ के। लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए यह जरूरी था। कबीर ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से शानवी के माथे को छुआ। उसकी उंगलियों से एक ठंडी ऊर्जा निकली, जो शानवी के दिमाग में प्रवेश कर गई। शानवी की आंखों में एक पल के लिए खालीपन आया, जैसे कोई सपना टूट रहा हो। तुम ठीक हो, शानवी, कबीर ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। तुम बस थक गई हो, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शानवी ने पलकें झपकाईं। उसे लगा जैसे वह अभी अभी किसी गहरे सपने से जागी हो। उसे याद नहीं था कि क्या हुआ था, बस इतना कि ऑडिटोरियम में लाइट्स बंद हो गई थीं और कबीर ने उसे गिरने से बचाया था। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने कहा, बस थोड़ी घबरा गई थी। कबीर ने उसे घर तक छोड़ा। शानवी को नहीं पता था कि उसने अभी अभी क्या खोया है, अपने प्यार के बारे में एक भयानक सच्चाई। और कबीर को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। आर्यन वापस आएगा, और अगली बार वह और ज्यादा खतरनाक होगा। कबीर को अब शानवी को बचाने के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़नी होगी, जिसमें उसे अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना होगा, बिना शानवी को सच्चाई बताए। एपिसोड 9, प्राचीन बंधन। शानवी की यादें मिटाने के बाद कबीर को एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसने शानवी को बचाने के लिए यह जरूरी कदम उठाया था, लेकिन उसे पता था कि इससे उनके बीच की सच्चाई का एक पर्दा हमेशा के लिए गिर गया था। अब उसे आर्यन से लड़ना था, बिना शानवी को अपनी असली पहचान बताए। यह एक जटिल और खतरनाक खेल था। अगले कुछ दिनों तक आर्यन कॉलेज में शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा हो। कबीर जानता था कि आर्यन चुप नहीं बैठेगा। उसे आर्यन के अगले कदम का अंदाजा लगाना था, और उससे पहले ही अपनी चाल चलनी थी। कबीर अपनी हवेली में लौटा। उसकी लाइब्रेरी में उसने एक प्राचीन नक्शा निकाला। यह नक्शा उन गुप्त स्थानों को दर्शाता था जहां उसके वंश के कुछ पुराने सदस्य छिपे हुए थे, जो सदियों से इंसानों की दुनिया से दूर अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे। कबीर को अब मदद की जरूरत थी। आर्यन से अकेले लड़ना मुश्किल था, खासकर जब शानवी उसकी कमजोरी बन चुकी थी। कबीर ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी वरुण से संपर्क करने का फैसला किया। वरुण कबीर की तरह ही एक पिशाच था, लेकिन वह इंसानी दुनिया में एक सफल व्यवसायी के रूप में रहता था। वह कबीर के वंश का एक दूर का रिश्तेदार था, और उसकी वफादारी पर कबीर को पूरा भरोसा था। वरुण को कबीर की पहचान और उसकी शक्तियों के बारे में सब कुछ पता था। वरुण से मिलने के लिए कबीर ने एक गुप्त स्थान चुना, शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी परित्यक्त हवेली, जो अब वरुण के गुप्त ठिकानों में से एक थी। रात के अंधेरे में कबीर वहां पहुंचा। वरुण पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वरुण लंबा और शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी थी। कबीर, तुम यहाँ, सब ठीक तो है? वरुण ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी। कबीर ने उसे आर्यन के बारे में सब कुछ बताया, उसके वंश का इतिहास, उसकी शक्तियां और शानवी के प्रति उसका इरादा। वरुण ने ध्यान से सुना, उसके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी। आर्यन विक्रम सिंह,
मुझे लगा था कि उनका वंश सदियों पहले खत्म हो गया था, वरुण ने कहा। उनकी शक्ति बहुत खतरनाक है, कबीर। वे सिर्फ रक्त पर नहीं जीते, वे आत्माओं को भी कमजोर करते हैं। और अगर वे किसी शुद्ध आत्मा को पा लें, तो उनकी शक्ति असीमित हो सकती है। शानवी, कबीर ने कहा, उसकी आवाज में दर्द था। वह उसके लिए एक लक्ष्य है। तुम्हें उसे बचाना होगा, कबीर, वरुण ने कहा। लेकिन अकेले तुम यह नहीं कर पाओगे। आर्यन का वंश बहुत शक्तिशाली है। हमें कुछ और पुराने साथियों को इकट्ठा करना होगा। कबीर ने सिर हिलाया। उसे पता था कि वरुण सही कह रहा है। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो उसने कभी नहीं चाही थी, लेकिन अब उसे लड़ना ही था। तुम्हें क्या चाहिए? वरुण ने पूछा। मुझे आर्यन के बारे में और जानकारी चाहिए। उसकी कमजोरी क्या है, और वह शानवी के जरिए क्या हासिल करना चाहता है, कबीर ने कहा। वरुण ने आश्वासन दिया, मैं पता लगाता हूँ। लेकिन तुम्हें भी अपनी शक्तियों को पूरी तरह से तैयार रखना होगा। यह एक ऐसी लड़ाई होगी जो तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती देगी। कबीर वापस अपनी हवेली में लौट आया। रात गहरी थी और जंगल में सन्नाटा पसरा था। लेकिन कबीर के मन में तूफान चल रहा था। उसे शानवी को बचाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस लड़ाई में उसे अपनी असली पहचान को छुपाए रखना होगा, क्योंकि शानवी को सच्चाई पता चली तो वह उससे दूर हो जाएगी। और ये दर्द उसे किसी भी शारीरिक घाव से ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। एपिसोड 10, छाया का युद्ध। कबीर और वरुण की मुलाकात के बाद कॉलेज का माहौल एक शांत तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। आर्यन ने अपनी चालें धीमी कर दी थी, लेकिन कबीर जानता था कि यह सिर्फ एक रणनीति थी। आर्यन अब अपनी अगली, ज्यादा घातक योजना पर काम कर रहा था। वरुण ने आर्यन के वंश के बारे में और जानकारी जुटाई थी। वे अंधेरे पंथ के नाम से जाने जाते थे, और उनकी शक्ति का स्रोत इंसानी इच्छा शक्ति का उपभोग करना था। वे किसी भी इंसान को धीरे धीरे कमजोर कर सकते थे, उसकी आत्मा को खोखला कर सकते थे, और अंततः उसे अपने वश में कर सकते थे। शानवी उनकी अगली शिकार थी। एक दिन कॉलेज में टैलेंट हंट का आयोजन किया गया। शानवी ने इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया था। वह एक गाना गाने वाली थी। कबीर को यह सुनकर चिंता हुई। यह आर्यन के लिए एक सुनहरा मौका था। भीड़ के बीच, जहां कई लोग मौजूद होंगे, आर्यन अपनी शक्ति का उपयोग आसानी से कर सकता था, बिना किसी को शक हुए। कबीर ने वरुण को बुलाया। आर्यन आज रात कुछ करेगा। वह शानवी को निशाना बनाएगा। वरुण ने सिर हिलाया। हमें तैयार रहना होगा, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान छुपाए रखनी होगी। रात हुई। कॉलेज का ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। शानवी स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार थी। कबीर और वरुण भीड़ के बीच अलग अलग जगहों पर खड़े थे। उनकी आंखें हर तरफ घूम रही थी, खासकर आर्यन पर। आर्यन एक कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें शानवी पर टिकी थीं। जैसे ही शानवी ने गाना शुरू किया, उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जो पूरे ऑडिटोरियम में गूंज रही थी। तभी कबीर ने आर्यन को देखा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की, और उसके हाथों से एक हल्की सी काली ऊर्जा निकली, जो हवा में घुल गई और धीरे धीरे शानवी की तरफ बढ़ने लगी। यह उसकी इच्छा शक्ति को कमजोर करने का प्रयास था। शानवी को अचानक अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी आवाज में लड़खड़ाहट आई, और उसे लगा जैसे उसकी ऊर्जा कम हो रही है। उसके दिमाग में एक अजीब सा खालीपन छाने लगा। कबीर ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने अपनी सारी शक्ति केंद्रित की और अपनी आंखों से एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बनाया, जो शानवी के चारों ओर फैल गया। यह एक सुरक्षा कवच था, जो आर्यन की काली ऊर्जा को शानवी तक पहुंचने से रोक रहा था। हवा में एक सूक्ष्म तनाव था, जिसे केवल कबीर और आर्यन ही महसूस कर सकते थे। आर्यन की आंखों में गुस्सा आया। उसकी शक्ति शानवी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने अपनी ऊर्जा को और तेज किया, जिससे ऑडिटोरियम में हवा भारी होने लगी। कुछ छात्रों को अजीब सा महसूस हुआ, जैसे हवा में दबाव बढ़ गया हो। वरुण ने कबीर को देखा। उसे पता था कि कबीर अकेले आर्यन की पूरी शक्ति को नहीं रोक पाएगा। वरुण ने भी अपनी शक्ति का उपयोग किया, और उसने आर्यन की ऊर्जा को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। दो पिशाचों की शक्ति, एक प्राचीन रक्तपिपासु की शक्ति के खिलाफ लड़ रही थी। शानवी को लगा जैसे उसके ऊपर से कोई भारी बोझ हट गया हो। उसकी आवाज फिर से साफ हो गई, और उसने अपना गाना पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा किया। दर्शकों ने तालियां बजाईं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्टेज पर क्या हो रहा था। आर्यन ने गुस्से में अपनी आंखें खोलीं। उसने कबीर और वरुण को देखा। तो तुम दोनों साथ हो। कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। उसकी आंखों में एक गहरी धमकी थी। आर्यन बिना किसी को शक हुए भीड़ में घुल गया और ऑडिटोरियम से बाहर निकल गया। कबीर ने राहत की सांस ली। शानवी सुरक्षित थी, लेकिन उसे पता था कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्यन अब और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। उस रात कबीर अपनी हवेली में लौटा। वरुण भी उसके साथ था।
उसकी शक्ति बढ़ गई है कबीर, वरुण ने कहा। वह सिर्फ इच्छा शक्ति पर ही नहीं, बल्कि अब शारीरिक रूप से भी हमला कर सकता है। मुझे पता है, कबीर ने कहा, उसकी आवाज में थकान थी। लेकिन मैं शानवी को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें उसे सच्चाई बतानी होगी, कबीर, वरुण ने कहा। वह खतरे में है और उसे पता होना चाहिए। कबीर ने सिर हिलाया। नहीं, वरुण, अगर उसे सच्चाई पता चली, तो वह मुझसे दूर हो जाएगी। मैं उसे खोना नहीं चाहता। कबीर जानता था कि उसे अब एक बड़ा फैसला लेना होगा। या तो वह शानवी को सच्चाई बताए और उसे अपने साथ इस खतरनाक दुनिया में खींचे, या फिर उसे इस सब से दूर रखे और अकेले ही आर्यन से लड़े, चाहे उसे कितना भी जोखिम उठाना पड़े।